सुप्रभातम। मम नाम आदित्य शुक्लास्ति। अद्य वयं सर्वे जनाः संस्कृत भाषायाः कतिपयानि आवश्यक बिन्दूनि विचारविमर्शं करिष्यामः। वयं सर्वे जानन्ति यत् संस्कृत भाषा तु सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। तर्हि संस्कृत भाषायाः सम्यक् ज्ञानाय संस्कृत व्याकरणस्य उपयोगिता आवश्यका अस्ति। अद्य वयं सर्वे जनाः संस्कृतस्य मूलबिन्दून् विषये कतिपय विचारविमर्शं करिष्यामः। यदि अधुना अहं नवमकक्षायां छात्राणां विषये कतिपय विचारबिन्दवः प्रस्तुतोमि तर्हि हिंदी भाषायामपि प्रयोगं करिष्यामि। हम सभी जानते हैं संस्कृत भाषा की रचना या संस्कृत भाषा भगवान शंकर के द्वारा डमरू से निकले हुए इन 14 सूत्रों से हुई। सबसे पहले आदि शंकर जी के चरण बिंदुओं पे मैं अपना मस्तक झुकाते हुए आपको संस्कृत भाषा के मूल शब्दों को नत्वा वसाने नटराज राजे ननादिढकाम नो पंचवार विमर्श सूत्रम शिव सूत्र जालम उद्धर्त काम शनकादि शिष्य। भगवान शंकर ने संसार के कल्याण के लिए एक बार अपने डमरू को बजाया और उनके डमरू से 14 सूत्र निकले, जिनमें अ ऋ ए ओ ऐ औच ह या वरट लड़ यम गणनम शभय गडधस जब गडधस खफ छठत चटतौ कपय शक्षर। इन 14 सूत्रों से हमारी व्याकरण की रचना हुई, जिन्हें हमने वर्ण विभाग और शब्द विभाग में बांटा। आज हम वर्ण विभाग पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात हमारे आती है वर्ण विषय। उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिनके और टुकड़े न किए जा सकते, जैसे आ ई का या सा। अब आपके मन में विचार आया होगा, सर अगर इन्हें वर्ण कहते हैं तो वर्णमाला क्या होती है? इन्हीं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 बताई गई है और व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। आइए सबसे पहले हम स्वर की बात करते हैं। वो वर्ण या अक्षर जिनको बोलते समय हमें किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, करेण वीणा परिवादयन्ती तथा जपन्ती मपरेण माला मराल पृष्ठा समसनिविष्टाम सरस्वती ताम शिरसाम। आदि मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए हम स्वर के भेदों पर वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्वर के 2 भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं, एक ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। किसी विद्वान ने लिखा है, एक मात्रा भवेत् ह्रस्वः द्विमात्रा दीर्घोच्यते त्रिमात्रा प्लुतो ज्ञेयम् अर्धमात्रा शब्द। जिन मन एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व कहते हैं, जहां पर 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ कहते हैं, और जहां पर 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है उसे हम प्लुत कहते हैं। ह्रस्व का दूसरा पार्ट हमारा क्या था? व्यंजन। व्यंजनों की संख्या जैसे मैंने आपको बताई 33 होती है। वो वर्ण या अक्षर जो बिना स्वर की सहायता के अपने आप नहीं बोले जा सकते उन्हें व्यंजन कहते हैं। आप सभी संस्कृत पढ़ रहे हो, आप सबको मैंने 500 रुपए प्रदत्त किए, तो लीजिए अपनी अपनी जेब में रखिए और मेरे साथ केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कोई ऐसा शब्द बताइए, का कहिए लेकिन उसमें से आ ना निकले, की कहिए लेकिन उसमें से ई ना आए, कू कहो लेकिन उसमें से कू का उच्चारण ना निकले।
शायद ये असंभव है। क्या आप कर सकते हैं? करके दिखाइए। शायद असंभव है, लेकिन बचपन में आप लोगों ने आइस पाइस जरूर खेला होगा। तो आइए आपको एक खेल खिलाता हूं संस्कृत के माध्यम से, और एक सूत्र आपको याद कराऊंगा। 3 बार कहना है पूछू तू तू पू। आइए एक बार हम पूछू तू तू पू जरूर कहेंगे। अब आपके मन में विचार आता होगा, सर ये पढ़ाते पढ़ाते आप पूछू तू तू पू में कहां से आ गए? ये पूछू तू तू पू क्या है? हमारे मुंह के अंदर जो हमारी जीभ है, वो जीभ क्या करती है? हमारे मुंह के किसी न किसी अंग को स्पर्श करती है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्पर्श व्यंजन। कहने का तात्पर्य है का से मां तक के जितने भी वर्ण है, का वर्ग, च्या वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, का से मां तक के जितने भी वर्ण हैं, इनको हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का सबसे पहला भेद। दूसरा भेद हमारा क्या होता है? स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? ये व्यंजन का दूसरा भेद हुआ। अब हम व्यंजन के तीसरे भेद पर चर्चा करेंगे। इसको हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। ठंड का वातावरण आ रहा है, आप सभी लोग सुबह ठंड में निकलते होंगे, और निकलते समय सुबह सुबह क्या होता है? हमारे मुंह से गरम गरम हवा निकलती है। तो कहते हैं कि तात्पर्य मेरा केवल यह है कि इन वर्णों का उच्चारण मुख की जीवा की रगड़ से होने के कारण ऊष्मा द्वारा होता है। अतः इनके उच्चारण के लिए वायु का धीरे धीरे रोक करके, वायु को जो हम धीरे धीरे रोक करके झटके के साथ निकालते हैं, इसलिए इन्हें ऊष्मवर्धक वर्ण कहा जाता है। और ये संख्या में 4 होते हैं, श, 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 ह। और अंत में संयुक्त वर्ण है। संयुक्त का तात्पर्य होता है मिला हुआ। ऐसे वर्ण जो 2 वर्णों से मिलकर के बनते हैं, 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्ण संयुक्त वर्ण कहे जाते हैं, और इनकी संख्या 3 होती है, छ, त्र और ज्ञ। का और स को मिलकर के छ, ता और रा को मिलकर के त्र, ज्य और ज्ञ को मिलकर के ज्ञ। इसके अतिरिक्त निम्न 4 वर्णों का प्रयोग भी संस्कृत भाषा में होता है। इन्हें हम आयु वाह कहते हैं। आइए वर्ण की परिभाषा हमें पता चलती है, वर्णमाला हम जानेंगे। अब हम विचार करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान पर। मुख के वे भाग जिनका प्रयोग वर्णों के उच्चारण हेतु किया जाता है, अथवा वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा मुख के अंदर के जिन भागों का स्पर्श करती है, या मुख के अंदर के जिन भागों से टकरा करके बाहर निकलती है, उन्हें हम वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। इनकी संस्कृत भाषा में, इनकी संस्कृत भाषा में 9 है। आइए सबसे पहले हम इन सूत्रों पर विचार करें। सबसे पहला सूत्र हमारा है अपुह विसर्जनीय नाम कंठ, इच यसा नाम ताल, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लितु लसा नाम दंता, उपु पद्मानीय नाम ओष्ठौ, वकारस दंतोष्ठौ, यम गणना नाम नासिका च, एदैतो कंठताल, ओदैतो कंठोष्ठ। सबसे पहला आ गया कंठ। क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया था, अपुह विसर्जनीय नाम कंठ। आ कावर, हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इन वर्णों के उच्चारण में जीवा कंठ का स्पर्श करती है, और कंठ से बोले जाने के कारण इन्हें कंठ कहा जाता है। दूसरा है ताल, इच यसा नाम ताल। ई चावल या और श का उच्चारण स्थान तालु है। इन वर्णों के उच्चारण में जीभ के मुख के ऊपरी चिकने भाग ताल को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें तालम भी कहा जाता है। मूर्धा, ऋतु रसाणा मूर्धा, री टावर, रा और सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इन वर्णों के उच्चारण में जीभ ऊपर के दांतों के साथ खुरदरे भाग अर्थात मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए हम इन्हें मूर्धा कहते हैं। और लितु लसा नाम दंता। ये बताओ, अगर किसी बूढ़े बाबा के दांत टूट जाए और उनसे कहा जाए बाबा जी आप लाता पाना ना कहिए, तो कैसे कहेंगे? अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ली तुलसा नाम बनता, यानी ली तावर्ग
ला और सा का उच्चारण स्थान दंत से होता है। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा दांतों से होती है और दांतों से बोले जाने के कारण इन्हें हम दंत कहते हैं। ओष्ठ उ पद्मानीय ना ओष्ठ उ पा भा वा भा मा इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। नासिका कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें हम पंचम वर्ण कहते हैं, जिसे का वर्ग का पंचम वर्ण अंगा होता है, श्या वर्ग का पंचम वर्ण इया होता है, टा वर्ग का पंचम अड़ा होता है, ता वर्ग का पंचम ना होता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान नाक से होता है, नाक के द्वारा किया जाता है, यम गणना नाम नासिका चा इया अंगा अड़ा ना मा, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पांचवां वर्ण और अनुस्वर इनका उच्चारण स्थान नासिका है। इनके उच्चारण में क्रमशः कंठ, ताल, मूर्धा मिक्स करेंगे फिर इनको। यस। ए का उच्चारण स्थान कंठ और ताल। अब आप कहेंगे सर ए कैसे बनता है? आ और ए को मिलने से ए, आ ए को मिलने से ए, दो वर्णों के संयोग से बने। इन दोनों वर्णों के उच्चारण में कंठ और ताल दोनों का उपयोग होता है, अतः इन वर्णों को कंठ तालव्य कहा जाता है। और कंठोष्ठ उदयितो कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। इनके उच्चारण में कंठ और ओष्ठ की आवश्यकता होती है। व अर्थात वकार का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है और वकार कंठोष्ठम एक ऐसा सूत्र बताया गया है। जीवा मूल्यम, जीवा मूल का और खा का उच्चारण स्थल है। ये जीव का मूल स्थान सबसे पिछले भाग से होता है, इसे जीवा मूल कहते हैं। तो व्याकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक आज हम लोगों ने वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्ण विभाजन, वर्णमाला आत्म विचार किया। आज के लिए बस इतना ही।